हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। बच्चों, आपने सीयूईटी 2024 की तैयारी स्टार्ट कर दी है, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट आपका सिलेबस है, बार बार ये मैं बोल रही हूँ, उतने ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने एग्जाम के बारे में जाने, उनकी टेक्निकलिटीज के बारे में जाने। बहुत बड़ा एग्जाम है सीयूईटी, सबको समझ में नहीं आता। यूनिवर्सिटीज, इतने सारे फॉर्म्स, इतने सारे कोर्सेज, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन होना लाजमी है। लेकिन अगर आपका गोल है कि आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई भी कॉलेज को अगर आप टारगेट कर रहे हैं विद योर ड्रीम कोर्स, तो आपको इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी एटलीस्ट प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी जाने, हर एक प्रोग्राम की, राइट। जो भी प्रोग्राम आप को लेना है या 3-4 कंसीडर कर रहे हैं, एटलीस्ट उनकी तो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी का आपको अंदाजा होना ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास 12th में वो सब्जेक्ट्स नहीं होंगे तो डीयू क्लियरली स्टेट्स कि अगर आपके पास वो वाले सब्जेक्ट्स नहीं है तो फिर आप उसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आप अगर पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और वही सब्जेक्ट्स लेंगे तो आप अवेयर रहेंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स में एग्जाम देना है या फिर आपको क्या करना है, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल गिवन बाय डीयू ऑन बीए ऑनर्स जर्नलिज्म, ठीक है। बहुत ही लोकप्रिय कोर्स है ये, सब लोग बहुत ही ज्यादा इसके लिए वो करते हैं कि हाँ भाई हमें जर्नलिज्म करना है, डीयू से करना है कि नहीं। काफी ज्यादा बच्चे इसको फोकस करते हैं, तो उसके लिए ही हमें इंपॉर्टेंट है कि हम जान लें कि प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या होती है और हमारा पूरा प्रोसेस कैसे ड्रॉन आउट होता है, राइट। तो चलिए देखते हैं। पहले आपका कोर्स का नाम आ गया है कि बीए जर्नलिज्म है, आपका ऑनर्स है, ठीक है, वेल एंड गुड। उसके बाद प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी इज वेयर द टेक्निकलिटीज केप्ट, ओके। यू हैव टू कॉम्बिनेशन विद, उनके बीच में आपका जो कॉम्बिनेशन फर्स्ट होता है जनरली उसे प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। दोनों कॉम्बिनेशंस के बीच में फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि बाकी कोर्सेज, मान लीजिए आपका पॉलिटिकल साइंस है या सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, उसमें क्या बोलते हैं जनरली कि लिस्ट ए है जो, उसमें से यू कैन चूज एनी लैंग्वेज। लेकिन यहाँ ऐसा केस नहीं है। यू कैन चूज इंग्लिश एंड ओनली इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए। Here it is written that English from list A. That means you do not have any kind of option to choose any other kind of language, right? तो अगर आप जर्नलिज्म के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप प्लीज इंग्लिश चूज कीजिए, ठीक है। लिस्ट ए से हमारा क्या आ गया, इंग्लिश आ गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, ठीक है। ये बाकियों की तरह ही है कि लिस्ट B1 जो है आप उसमें से 2 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं आप कि B1 और B2 में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अगर आप डोमेन्स में स्ट्रांग हैं एंड यू बिलीव पर्सनली दैट यू कैन हैंडल 3 डोमेन मेन सब्जेक्ट्स, देन यू कैन डू इट वेरी वेल। लेकिन अगर आपको कुछ भी लाइटर साइड पे चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर मतलब बूस्ट हो जाए किसी ऐसे सब्जेक्ट से जो आपकी मदद कर सके, तो वो आप B2 में से चूज कर सकते हैं या आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आपने चूज कर लिया, अब आपको फर्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में पता चल गया कि कैसे होना है। तो उसके बाद सेकंड कॉम्बिनेशन में कह रहे हैं कि आपको इंग्लिश तो चूज करना ही है लिस्ट ए में से, ठीक है। ये आपका कॉम्बिनेशन 1 की तरह ही हो गया। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि सेक्शन 3 ऑफ सीयूईटी दैट इज जनरल टेस्ट, वो आप चूज कर सकते हैं। मतलब आपके पास इंग्लिश है और जनरल टेस्ट का ऑप्शन भी है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस है जिनके थ्रू आप जर्नलिज्म में एडमिशन ले सकते हैं डीयू के अंदर। जब आपने स्पेसिफाई कर लिया कि आपके ये 2 सब्जेक्ट्स, 2 कॉम्बिनेशंस फिट हो रहे हैं या फिर आपको लेने हैं इसी ऑर्डर में, तो फिर आप रजिस्टर करेंगे जब भी आपकी डेट आएगी at cuet.samart.ac.in, राइट। आप इसके ऊपर रजिस्टर करेंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दिस इज ओनली फॉर एग्जाम्पल। बच्चों, बहुत बारी बच्चे यही कंसीडर कर लेते हैं कि इसमें जो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, इसमें जो कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, उसी कॉम्बिनेशन या सब्जेक्ट्स को हमें लेना होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि आप सोशियोलॉजी या ज्योग्राफी ही लेंगे, आप पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी
सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं B2 में से, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में आपका ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखिए। तो इसमें इन्होंने लैंग्वेज में लिख दिया है इंग्लिश, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सेक्शन 2 में B1 में से इन्होंने हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी जस्ट फॉर एग्जाम्पल लिया है और ज्योग्राफी लिख दिया है, अगर कोई B1 में से ही तीनों लेना चाहता है तो। और B2 में से योगा ले लिया है अगर इफ somebody wants to take one subject from B2, राइट। उसके बाद सेक्शन 3 का एग्जाम्पल दे रखा है आपके कॉम्बिनेशन 2 के लिए, ठीक है। उसके बाद जब आप देख रहे हैं कि आपका CUET स्कोर आ गया है, तो आपको पता है कि आपके 2 टाइप के स्कोर होते हैं इसमें। फर्स्ट वन इज रॉ स्कोर, जिसमें आप कैलकुलेट करते हैं एग्जाम देने के बाद कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, बट वो आपके मार्क्स नहीं होते जो आपके स्कोर कार्ड पे दिखाते हैं, राइट। स्कोर कार्ड पे तो क्या आता है आपके पास, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। क्या आते हैं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आते हैं। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपके अलग अलग शिफ्ट, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल्स होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है जो ब्रोशर में ड्यू के मेंशन है कि वो कैसे करते हैं, ठीक है। और हमारी वीडियो भी है, मेरी ही वीडियो है, अगर आपको नॉर्मलाइजेशन देखना है कि उसका कैसे प्रोसीजर कैरी आउट होता है तो आप वो भी जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। अब आपके नॉर्मलाइज स्कोर आ गए हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पिंक कलर के आपके कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं और ब्लू कलर के आपके कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, है ना, 2 टाइप के कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। अब भाई पिंक कलर के तो ये है जो आपके सेफ कॉम्बिनेशंस है, वो आपको दिखा रखा है, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज दे रखा है, आपको देख रहे हैं सब में कॉमन है इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद इस बच्चे ने मान लीजिए हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी तीनों ही B1 के डोमेन सब्जेक्ट्स ले लिए हैं, ठीक है। तो आपका ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन बन गया है। मान लीजिए अगर उसने हिस्ट्री और सोशियोलॉजी और एक सब्जेक्ट B2 से सिलेक्ट किया हो, ठीक है, ये किसका है, B2 का सब्जेक्ट है, तो वो सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन बन गया है। ये बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि वो सब्जेक्ट्स जिनके अंदर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाकर हाईएस्ट स्कोर कर रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट स्कोर अमंग T1 to T5 विल बी कंसीडर्ड, ठीक है। आपका जो हाईएस्ट स्कोर होगा इन कॉम्बिनेशंस को मिला के, उसमें ही आपका वही कंसीडर किया जाएगा, वही आपको दिया जाएगा एज अ नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लू वाले हैं, ब्लू वाले में क्या गड़बड़ है, अगर कोई बच्चा ज्यादा ओवर स्मार्ट होकर ये बोले कि भाई हम तो लैंग्वेज लेंगे ही नहीं, हम तो डोमेन सब्जेक्ट्स ही देंगे, तो उसमें आप बहुत ही बेहतरीन मैं कह रही हूँ स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ड्यू आपसे जो डिमांड कर रहा है उसे आप फुलफिल नहीं करेंगे और आपके ये कॉम्बिनेशंस जो दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, लाइक हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, योगा और हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी जनरल टेस्ट, ये आपके कंसीडर ही नहीं किए जाएंगे, आपको शामिल ही नहीं होने दिया जाएगा उसमें, क्योंकि आप ऑलरेडी आउट होंगे सिर्फ प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी नहीं पता होने के, ठीक है। तो आप बहुत ही डोमेन सब्जेक्ट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन आप जो डिमांड है यूनिवर्सिटी की वो प्लीज फुलफिल करिए। अगर लैंग्वेज मांग रहे हैं तो लैंग्वेज दीजिए, जो लैंग्वेज मांग रहे हैं वो लैंग्वेज दीजिए, जो सब्जेक्ट्स मांग रहे हैं, जिन डोमेन सब्जेक्ट्स में से मांग रहे हैं तो उन सबको दीजिए, उन्हें फुलफिल कीजिए, वही चूज कीजिए ताकि आपको अपना सेफ एंड सिक्योर एडमिशन आप कर सके, ठीक है। अपने CUET के लिए आप 1 साल से मेहनत कर रहे हैं और इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की वजह से अगर आपका एडमिशन रुक जाता है तो फिर उससे ज्यादा दुख की बात कोई नहीं होगी, राइट। तो हमें ऐसे नहीं करना है और याद रखना है कि कैसे इसमें ये कॉम्बिनेशंस रिजेक्ट हो सकते हैं कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है इसलिए, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप जर्नलिज्म टारगेट कर रहे हैं तो आपको कौन से कॉम्बिनेशन या कैसा प्रोसीजर कैरी आउट करना होगा अपने आने वाले साल में CUET 2024 देने के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे ही लगन से लगे रहिए, इन इंफॉर्मेशन को भी एक्वायर कीजिए, उनके अकॉर्डिंग चलिए और ऐसे ही देखते रहिए यूनिवर्स 2024 अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।